बच्चों कैसे हो। अर्थ स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में व्याकरण सीखेंगे। ओके, तो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण और उसमें विराम चिन्ह सीखेंगे कि विराम चिन्ह कहाँ पर आते हैं। तो जो शब्दों वाक्यों के बीच में वाक्य पूर्ण होता हो तो कौन सा चिन्ह आता है, बीच में रुकना हो तो कौन सा चिन्ह आता है, कोई व्यक्ति ने कोई बात कही है तो उसका कथन किस चिन्ह में दर्शाते हैं, ये सभी चिन्ह इसके बारे में हम आज जानेंगे, जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो सबसे पहले हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं यानी विराम चिन्ह की परिभाषा को समझेंगे कि वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना और कितना रुकना, यह सूचित करने के लिए तथा वाक्य के भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना, विश्राम करना या ठहरना। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये उसकी परिभाषा है। विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है कि भाषा के लिखित रूप में यानी हम जो लिखते हैं वो, तो लिखने के समय हमें किस चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए, ये संकेत देने वाले जो चिन्ह है उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह के भेद यानी कि उसके प्रकार। तो विराम चिन्ह के कुछ प्रमुख प्रकार है वो निम्नलिखित है, जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पूर्ण विराम, जो एक खड़ी रेखा है, बराबर। दूसरा है अल्प विराम, जो हम छोटा सा एक डॉट जैसा करके थोड़ा लंबा करते हैं। अर्ध विराम, तो वो एक बिंदी होती है और उसके नीचे पूर्ण विराम अल्प विराम का निशान होता है। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो वो आपको मालूम है कि हम प्रश्न पूरा करते हैं तो उसके पीछे हम करते हैं। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी आश्चर्य होता है तो हम क्या लगाते हैं, जिसे हम उद्गार चिन्ह भी कहते हैं, बराबर। फिर उद्गार चिन्ह यानी अवतरण चिन्ह कहते हैं, वही कि अवतरण चिन्ह हम कहाँ लगाते हैं। उसके बाद है विवरण चिन्ह। विवरण यानी कोई मुद्दा हमें रजू करना होता है तो उसके पहले हम ऐसा निशान लगाते हैं, जो 7 नंबर में दिखा है ना, विवरण चिन्ह। उसके बाद है 8 नंबर निर्देशक चिन्ह, यानी कोई निर्देश बताना हो तो हम डैश जैसा करते हैं, यानी एक आड़ी रेखा करते हैं। उसके बाद है योजक चिन्ह, यानी 2 शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह। 2 शब्द एक जैसे हो तो हम उसके बीच में क्या करते हैं, योजक चिन्ह। फिर है कौष्टक, यानी जो हम कौंस करते हैं, गुजराती में कौंस बोलते हैं, तो वो है। उसके बाद त्रुटिपूर्ण चिन्ह, यानी कोई शब्द छूट जाता है और वो लिखना है तो हम ऐसा त्रिकोण जैसा निशान करके हम इसे दर्शा सकते हैं। और 12वां है लास्ट लाघव चिन्ह, यानी कोई शब्द हो जिसको हमें पूरा नहीं लिखना है, उसे संक्षिप्त में दर्शाना होता है तो हम क्या करते हैं, डॉट कर देते हैं। यानी हमें डॉक्टर लिखना है तो हम डॉक्टर पूरा नहीं लिखते, तो आगे डॉ करके हम क्या कर देते हैं, ये बिंदी लगा देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि इसका अर्थ डॉक्टर है। तो इस तरह उसे क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। तो हमें ये सभी अभी नहीं पढ़ने के, हम कुछ इनमें से 5-6 भेद अभी हम सीखेंगे, आगे के हम बाद में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण विराम के बारे में सीखेंगे कि पूर्ण विराम
क्या है। तो पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह कथन की पूर्णता का बोध कराता है। यानी कि वाक्य पूरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पीछे खड़ी लाइन करते हैं। तो उदाहरण देखिए, जैसे मेरा मित्र अध्यापक है, तो यहाँ वाक्य समाप्त हो गया। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, पूर्ण विराम। मोहन पढ़ रहा है, तो उसका वाक्य भी पूर्ण हो गया। मोहन पढ़ रहा है, तो ये वाक्य पूर्ण हो गया। इसलिए यहाँ पूर्ण विराम की निशानी आ गई, यानी पूर्ण विराम का चिन्ह आ गया। उसके बाद है अर्धविराम। तो अर्धविराम वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। तो अल्प विराम એટલે કે થોડોક જ વિરામ કરવો હોય અને પૂર્ણ વિરામથી અલ્પ વિરામથી આપણે થોડોક વધારે વિરામ કરવો હોય અને પૂર્ણ વિરામ કરતાં થોડોક ઓછો વિરામ કરવો હોય ત્યાં શું આવે, अर्धविराम। यानी कि पूर्ण विराम से कुछ कम देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाना खा लो फिर चलेंगे। तो यहाँ 2 वाक्य दिए गए हैं। तो पहला है खाना खा लो, फिर रुक कर हम दूसरा बोलते हैं फिर चलेंगे। उसके बाद है बस्ता ले आओ, बस आ गई। बस्ता ले आओ, बस आ गई। तो दोनों के बीच में अर्धविराम निशानी आती है, यानी अर्धविराम का चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद है अल्पविराम। तो अल्पविराम में क्या है कि वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि वाक्य के अंदर अल्पकालीन विराम के लिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। એટલે વાક્યમાં થોડા સમય માટે જો રોકાવાનું હોય तो આપણે શું મૂકીએ છીએ, अल्पविराम। जैसे योजकहीन 2 से अधिक सजातीय शब्दों के बीच में अल्पविराम आता है। એટલે કે 2 શબ્દો એક જેવા હોય તો આપણે શું મૂકીએ છીએ, યોજક ચિહ્ન, એટલે કે વચ્ચે ડેશ કરીએ છીએ। એની જગ્યાએ 2 થી વધારે શબ્દો આપેલા હોય તો એની વચ્ચે આપણે યોજક ચિહ્ન મૂકતા નથી, પણ શું મુકાય છે, અલ્પવિરામ। જેમ કે ઉદાહરણમાં આપ્યું છે રાધા अल्पविराम मोहन अल्पविराम ममता और शालू खेल रहे हैं। तो आ रीते अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अल्पविराम के वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता है, એટલે કે अल्पविराम का प्रयोग कहाँ होता है कि वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता है उस जगह अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उस लड़की को देखा जो पीड़ा से करा रही थी। फिर निषेध सूचक, यानी कि हमें किसी को ना बोलना होता है, अथवा तो स्वीकार सूचक, हमें किसी को हाँ के बाद कोई वाक्य बोलना होता है तो क्या आता है उसमें, अल्पविराम। यानी नहीं आप मत जाओ, तो नहीं के पीछे क्या आता है, अल्पविराम, यानी निषेध सूचक शब्द है नहीं। तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि नहीं आप मत जाओ, हमें बीच में अल्पविराम चिन्ह लगाना पड़ता है। दूसरा है हाँ मैंने खाना खा लिया। तो हाँ यानी स्वीकार सूचक शब्द है हाँ, तो उसके पीछे भी हम क्या लगाते हैं, अल्पविराम। इसके बाद है विवरण चिन्ह, यानी
कोई मुद्दा हमें दर्शाना हो तो हमें उस मुद्दे के जो पार्ट होते हैं यानी उसके जो विभाग होते हैं वो दर्शाने होते हैं, उसे स्पष्ट करने के लिए विवरण चिन्ह लगाते हैं। किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे पुरुषार्थ 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। संज्ञा विशेषण, जैसे कि हम परीक्षा में पूछते हैं, परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है? विवरण चिन्ह। कोई प्रश्न पूछा गया होता है कि ये मुद्दा स्पष्ट कीजिए, तो कौन से मुद्दे होते हैं वो सामने लिखे होते हैं, तो उसके आगे हमें ऐसा चिन्ह देखने को मिलता है। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में किया जाता है। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग न करके प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य तो पूर्ण होता ही है, लेकिन कैसा वाक्य होता है? वो प्रश्नवाचक होता है, यानी हमें उस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते और क्या करते हैं? प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये शब्द हमने प्रश्न पूछे तो उसके पीछे क्या आएगा? प्रश्नार्थ चिन्ह। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी उद्गार बोधक चिन्ह, जिसे देखकर हमें क्या होता है? उद्गार हो जाता है, यानी आश्चर्य हो जाता है। तो बात करते समय प्रशंसा, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, फिर उद्गार चिन्ह, कितना अच्छा मौसम है। फिर दूसरा वाक्य शाबाश, फिर उद्गार चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, એટલે કે શાબાશ, અને પછી આપણને શું મૂકવામાં આવે છે? ઉદ્ગાર ચિહ્ન। તો આ રીતે વિસ્મયાદિ બોધક અને ઉદ્ગાર ચિહ્ન બંને એક જ કહેવાય છે, બરાબર? ઉદ્ગાર બોધક અથવા તો વિસ્મયાદિ બોધક, વિસ્મય પમાડે તેવું। ત્યાર પછી છે અવતરણ ચિહ્ન, એટલે કે અવતરણ કોઈએ કહેલું વાક્ય જે આપણે દર્શાવવું હોય તો શેમાં દર્શાવીએ આપણે? અવતરણ ચિહ્નમાં। તો अवतरण चिन्ह में इखरा और दोहरा 2 प्रकार के अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इखरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि के लिए किया जाता है। तो कोई नाम होय, उपनाम यानी कोई रचना होय, कोई पुस्तक होय, कोई शीर्षक होय, आ वगैरह આપણે દર્શાવવું હોય તો એ સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આવશે, એટલે કે સિંગલ અવતરણ ચિહ્ન। जैसे उदाहरण में जुओ, कुत्ते की वफादारी पाठ के लेखक है लल्लू भाई रबारी। तो यहाँ पाठ का शीर्षक है कुत्ते की वफादारी, तो ये शब्द हम इखरे अवतरण चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। तो यहाँ निराला वो क्या है? उपनाम है। तो इस शब्द को भी हम इखरे अवतरण चिन्ह से दर्शा सकते हैं। अब बारी है दोहरा अवतरण चिन्ह, यानी दोहरा अवतरण चिन्ह हम कब लगा सकते हैं? कि किसी व्यक्ति के कथन को
मूल रूप में उद्घृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। એટલે કે કોઈ વ્યક્તિએ કોઈ કથન કહ્યું હોય કોઈ વાત અને એ જ વાત તમે જે રીતે કહી હોય તે મૂળ રૂપમાં જ તેને તમે રજૂ કરો ત્યારે એ વાક્ય અવતરણ ચિહ્ન જે દોહરા અવતરણ ચિહ્ન છે એટલે કે ડબલ કોમા બરાબર અવતરણ ચિહ્ન डबल अवतरण चिन्ह में આપણે એને રજૂ કરી શકીશું। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो અહીંયા મહાત્માજી જે ગાંધીજી હતા મહાત્મા એમણે જે વાક્ય કહેલું છે એ જ વાક્યને એના મૂળ સ્વરૂપે રજૂ કરવા માટે આપણે એને લખી શકીએ છીએ ડબલ કોમા કરીને એટલે કે दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर हम इसे लिख सकते हैं। दूसरा है शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान, तो उसके मूल रूप में लिखने के लिए हम दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह हम अवतरण चिन्हों का प्रयोग कर सकते है। इसके बाद योजक चिन्ह है और अन्य जो चिन्ह है वो भी हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम सीखते जाएंगे। तो योजक चिन्ह है वो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है बराबर। तो इस व्याकरण वाले वीडियो में आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा, उसको समझा होगा। यदि आपको समझ न पड़े तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए। इसके लेखन कार्य के लिए पीडीएफ भेजी जाएंगी, तो वो आपको अपनी व्याकरण की बुक में लिखना है। ओके, बाय।